हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, बोले तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स त्रिकोणमिति फलनों का कैलकुलस में बहुत बड़ा महत्व है। कलन में, जिसको कहते हैं कलन में, इस चैप्टर का बहुत बड़ा महत्व, ठीक है। इसका साइंस के क्षेत्र में भी महत्व है, इसका इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी महत्व है। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, इसका बहुत ही महत्व है, बहुत ही महत्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है बच्चों इसकी। तो हम यहाँ पर बात करेंगे। पहले थोड़ी देर के लिए ये बीच वाला शब्द अगर खत्म कर दें तो प्रतिलोम फलन की अगर बात करें बच्चों, प्रतिलोम फलन आपने पहले वाले चैप्टर में सीख लिए। अगर कोई फलन इस प्रकार से है, मान लेते एक फलन है हमारा y बराबर fx, और एक कोई दूसरा फलन इस प्रकार से हो कि x बराबर gy हो, तो हम ये कहते हैं कि जो g फलन है वो f का इनवर्स है, ये हम कहते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में सीखा है, ठीक है, ये सीखा है हमने। बच्चों बता दें कि किसी भी फलनों के प्रतिलोम होने के लिए क्या क्या आवश्यक है। किसी भी फलनों का प्रतिलोम होने के लिए क्या क्या आवश्यक है। किसी भी फलन का अगर कोई फलन प्रतिलोमी फलन है तो ये जरूरी है कि वो फलन एकैकी होगा, आच्छादक होगा। याद करो, ये पहले चैप्टर की सारी बातें हैं। कोई फलन अगर, देखो ध्यान दें, कोई फलन यहां लिख दें, यदि कोई फलन प्रतिलोमी फलन है, प्रतिलोमी फलन है, तो वह एकैकी तथा आच्छादक होता है, आच्छादक होता है। ये बिल्कुल एकदम डेफिनेट बात है कि अगर कोई फलन प्रतिलोमी फलन होता है तो वो कैसा होना चाहिए, वो 1-1 भी होना चाहिए, वो 1-2 भी होना चाहिए, एकैकी भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए, तो ही वो प्रतिलोमी फलन होता है। दूसरी बात देखो, और एक कंडीशन समझो, इस प्रकार से हो सकता है कि f इनवर्स x अगर ऐसा लिखा हो बच्चों, तो उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, f इनवर्स fx, और इसको हम x के बराबर लिखते हैं। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। कुछ और बातें देखो, ये पॉइंट हैं, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनकी हमें यहां जरूरत पड़ने वाली है। तीसरी बात समझो कि अगर कोई फलन प्रतिलोमी फलन है तो उसका कभी ग्राफ खींचते हैं तो रेखा y बराबर fx के सापेक्ष y बराबर x लिख दो। y बराबर x मानी मूल बिंदु से जाने वाली रेखा जो होती है उसके सापेक्ष दर्पण प्रतिबिंब होता है। जैसे बात करें, देखो ध्यान दें, अगर हम ये कहें कि ये आपका कोई इस तरीके से मान लेते हैं कि ये मूल बिंदु से जाने वाली कोई रेखा है, ठीक है, और ये इसका कोई ग्राफ है, हमने किसी फलन का खींचा, देखो ऐसा खींच गया, कोई फलन हमने यहां पर लिख दिया। मान लिया कि फलन fx बराबर, यहां पर लिख लेते हैं फलन कोई है y, और y बराबर लिख लें fx, और इसका ग्राफ जो खींचा वो ये है, देखो y बराबर fx का ग्राफ हमने ये खींच दिया। जब ये रेखा क्या है, y बराबर x रेखा है, इस रेखा के सापेक्ष इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो देखो कुछ इस प्रकार से होगा बच्चों, इस प्रकार से होगा, ध्यान से समझो, इस प्रकार से होगा। तो अगर ये दर्पण प्रतिबिंब बनता है तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि ये इसका क्या है, ये इसका प्रतिलोम फलन है, y बराबर f इनवर्स x, ठीक है। अगर y बराबर fx है तो ये वाला प्रतिबिंब जो ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये इसका ग्राफ काय का ग्राफ हो जाएगा, f इनवर्स का ग्राफ हो जाएगा। अगर ये fx का ग्राफ है तो समझो ये f इनवर्स का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है बात। अच्छा बच्चों, एक बात और यहां याद रखनी है आपको, एक बात और याद रखनी है कि अगर कभी ऐसा लिखा हो कि f इनवर्स x बराबर f इनवर्स x, तो कभी भी f इनवर्स x बराबर नहीं होता है 1/fx के, इतना भी आपको याद रखना है। कभी ऐसा नहीं लिख सकते, f इनवर्स x 1/fx के बराबर कभी भी जिंदगी में नहीं लिख सकते। या ये कहें 1/x का मतलब, 1/fx का मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं fx की पावर -1, ऐसा इसको हरगिज कभी भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बता दें कि अगर कोई फलन y बराबर fx है, या ये कहें कि कोई फलन fx बराबर मान लेते हैं
3x+4 है, कोई फलन हम f(x) बराबर मान लें 3x+4, तब इसका इनवर्स f इनवर्स x कभी भी 1/3x+4 नहीं होगा। इसको भी आपको नोट करना है। इस प्रकार इसको हम नहीं लिख सकते, ठीक है, इस प्रकार इसको हम नहीं लिख सकते हैं। हाँ, प्रतिलोमी फलनों के लिए एक शर्त है, बहुत ही खास शर्त है, इसको आप नोट करें। अगर कोई फलन प्रतिलोमी है तो क्या होता है, जो f का प्रांत है, f का प्रांत जो है, f का प्रांत बराबर g का परिसर हो जाता है। g का क्या हो जाता है, परिसर। और f का जो परिसर है, जो f का परिसर है वो g का प्रांत हो जाता है। ये बातें आपको नोट करनी है। अगर कोई फलन f और g आपस में क्या है, प्रतिलोमी फलन है, तो जो f का परिसर, f का प्रांत होगा वो g का परिसर हो जाएगा, और जो f का परिसर होगा वो g का प्रांत हो जाएगा। इतनी भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। बदला अदला बदली हो जाती है, जो आपका प्रांत है वो परिसर बन जाता है और परिसर है वो प्रांत बन जाता है, तो फलन प्रतिलोमी फलन कहलाता है, ठीक है बच्चों। इतनी बातें आपको, ये जनरल बातें हैं, और मेरे ख्याल से ये सब वही बातें हैं जो आपने पहले वाले चैप्टर में सीखी हैं, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पर हम त्रिकोणमिति फलन की, प्रतिलोम की बात करें तो मेरे ख्याल से आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। ये सब बातें आपने पिछले वाले चैप्टर में सीखी हैं। चलो प्रतिलोम त्रिकोणमिति की फलन की बात करते हैं। जैसे बच्चों हम ये कहें आपसे कि कोई फलन हमारा है, मान लेते हैं y बराबर fx, y बराबर sin x लिख देते हैं बच्चों। ये हमारे पास कोई फलन है y बराबर sin x, या y को हम fx लिख दें, इस प्रकार मान लें fx बराबर sin x, ये हमारा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है। तो अगर हम ये कहें कि इसका इनवर्स कितना होगा, तो f इनवर्स x बराबर आपको लिखना है sin इनवर्स x होता है। इसी प्रकार अगर दूसरा कोई फलन fx बराबर हम यहाँ cos x लिख दें, तो यहाँ पर इसका f इनवर्स x मतलब इसका जो व्युत्क्रम होगा वो कितना होगा, cos इनवर्स x होगा, और इसी प्रकार से आगे आगे आगे, ठीक है। क्लियर बात है। अच्छा बच्चों, एक बात और समझो। अब चूंकि जो त्रिकोणमिति, अच्छा एक बात और बच्चों यहाँ पर आपको समझनी है कि अगर कभी ऐसा लिखा है कि साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, तो इसको हम कभी भी साइन x का इनवर्स नहीं लिख सकते हैं। इतनी भी बात आपको याद करनी है बिल्कुल। साइन इनवर्स x कभी भी साइन x का इनवर्स नहीं होता है, इतनी भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, इतनी जरूर बात है कि अगर ऐसा है कि साइन स्क्वायर x, तो हम इसको साइन x का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल एकदम सत्य है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। साइन स्क्वायर x बराबर साइन x का होल ऑफ स्क्वायर लिखा जा सकता है, लेकिन साइन इनवर्स x कभी भी साइन x का इनवर्स नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। बात अच्छी बात है भाई। इसके बाद बच्चों बात करते हैं सीधे हम अपने मुद्दे वाली प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की बात करते हैं। यूं तो बच्चों आपको पता है कि जो त्रिकोणमिति फलन होते हैं वो सब आवर्ती फलन होते हैं। त्रिकोणमिति फलन कैसे होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं, और आवर्ती फलन होते हैं वो फलन न तो एकैकी होते हैं न आच्छादक होते हैं। जब फलन त्रिकोणमिति फलन एकैकी और आच्छादक नहीं होते हैं तो बच्चों ये बिल्कुल सीधी बात हो गई कि उनका प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो ना एकैकी है ना आच्छादक है। जब फलन एकैकी और आच्छादक नहीं होता है तो वो फलन प्रतिलोमी फलन नहीं होता है। तो भैया अब तो बातें भाई खत्म हो गई कि जब हम कोई फलन जो त्रिकोणमिति फलन है वो इनवर्सेबल है ही नहीं कतई, तो उसके लिए इनवर्सेबल हमें बनाना है। क्या कर दें कि वो हमारे इनवर्सेबल बन जाएं, मतलब प्रतिलोमी फलन बन जाएं। तो इसके लिए आपको समझना है। देखो बच्चों, आपको पता है कि कोई साइन फलन जो होता है वो साइन फलन इस प्रकार होता है कि इसका प्रांत r होता है और इसका जो परिसर होता है वो -1 से 1 होता है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको जाननी चाहिए। आप पता है आपको कि किसी भी साइन फलन का जो प्रांत होता है वो r होता है और जो परिसर होता है वो -1 से 1 होता है, ठीक है। आपको पता है कि इसका जब हम ग्राफ खींचते हैं तो इस प्रकार से होता है। देखो ध्यान दें, साइन का जो ग्राफ होता है वो किस प्रकार से होता है, यहां से इस तरीके से हम इसका ग्राफ देखो बनाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से इसका हम ग्राफ बनाते हैं
और यहां से देखो ये कहां से कहां तक जाता है, इसका रेंज क्या है आपको यहां देखो लिखा है -1 से +1 इसका रेंज होता है। ये +1 से ऊपर नहीं उठ सकता और -1 से ये नीचे नहीं जा सकता, तो इसका जो रेंज है बच्चों वो कितना है, +1 से -1 इसका रेंज होता है। ये देखो है ना, ये है आपका +1 और ये -1, ठीक है। यहाँ ये 0 है, यहाँ पर इसको कह देंगे हम π/2, इसको कहेंगे पाई और इसको हम कहेंगे यहाँ पर 3π/2, इसको हम यहाँ कहेंगे 2π और इसी प्रकार बैक साइड में अगर आए तो यहाँ पर कहेंगे -π/2, यहाँ पर इसको कहेंगे -π और यहाँ पर इसको हम कहेंगे, यहाँ देखो माइनस में इसको क्या कहेंगे -π, यहाँ -3π/2 और ये आपका माइनस में 2π होता है। इतनी बात ठीक है बच्चों, ठीक है। ये है आपका, ये काय का ग्राफ है बच्चों, ये आपका ग्राफ है साइन का ग्राफ है, ठीक है। ये काय का ग्राफ है, साइन का ग्राफ, ठीक है। अच्छा, और इसमें आपने देखा कि इसका जो प्रांत है वो r है और जो परसर है वो -1 से 1 है, -1 से +1 में ही हमेशा ये जाता है और ये इधर प्लस अनंत से इधर माइनस अनंत तक ये इसका r है। r मतलब सभी रियल नंबर इसमें आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर बात करी जाए कि ये आपका जो साइन फलन है बच्चों, ये तो आपका आवर्ती फलन है क्योंकि वही बार बार आ रहा है। अगर हम बात करें कि x अक्ष के समांतर कोई रेखा खींचें तो यहां पर निश्चित रूप से ग्राफ को 2 जगह पर काट रही है, तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है और 1 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये आपका प्रतिलोमी फलन नहीं है। यदि इसके इस रेंज, ये आपका जो प्रांत है, इस प्रांत को फिक्स कर दिया जाए, इसकी प्रांत की रेंज ये बदल दी जाए, मतलब इसके अंतराल को बदल दिया, प्रांत के अंतराल को अगर बदल दिया जाए, अंतराल इसका कितना है -अनंत से +अनंत तक है, यदि इसका ये अंतराल बदल दिया जाए तो ये फलन आपका प्रतिलोमी फलन हो जाता है। क्या कर दिया जाए, देखो कितना कर दिया जाए बच्चों, यहां समझो, इसका अंतराल, ये जो रेंज जो आपका प्रांत है वो कितना कर दिया जाए, यदि प्रांत इसका -π/2 से π/2 कर दिया जाए और रेंज आपका ज्यों का त्यों -1 से 1 है, तो ये निश्चित रूप से प्रतिलोमी फलन बन जाता है। देखो ध्यान दें, यदि ऐसा कर दिया जाए, यदि ये ऐसा कर दिया जाए, देखो ये x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, ठीक है, ये y अक्ष है, और यदि ऐसा कर दिया जाए कि देखो ध्यान दें, ये यहां से यहां तक ये कितना है, देखो इसी में देख लो, इसी में देखो, अगर ऐसा कर दिया जाए कि ये माइनस यहां से -π/2 से और +π/2 तक इसको फिक्स कर दिया जाए, इधर इधर का हिस्सा खत्म। अगर इतना कर दिया जाए कि -π/2 से +π/2 इसका ये प्रांत कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये आपका फलन अब प्रतिलोमी फलन हो जाएगा, क्योंकि ये 1 1 भी अब हो जाएगा, एकाकी भी और आच्छादक भी दोनों हो जाएगा। क्योंकि यहां से देखो, अगर ये ऐसा है, अगर ध्यान से देखो, यहां से यहां तक, ये देखो यहां से यहां तक ये इतना है, तो अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो 1 1 भी है और आच्छादक भी है, दोनों है। क्यों? क्योंकि आप देखो कि अगर यहां से देखो कोई भी x अक्ष के समांतर रेखा खींची जाए तो ये ग्राफ को अब 2 जगह नहीं काटती है, केवल एक का एक प्रतिबिंब बनता है, तभी तो एकाकी होता है, तो केवल अब एक ही मान प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहां से यहां तक अगर ये आपका प्रांत कर दिया जाए तो अब ये निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, इसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। तो अब प्रतिलोम क्या होगा बच्चों, हमने बताया किसी भी फलन का प्रतिलोम क्या होता है। प्रतिलोम क्या होता है, यदि इसका प्रांत हमने बदल दिया, प्रांत को क्या कर दिया, -π/2 से π/2 कर दिया और ये परसर ज्यों का त्यों बना रहा, तो परसर -1 to 1 वाला ये प्रतिलोमी फलन बन जाएगा। ये फलन अब कैसा बन जाएगा, प्रतिलोमी फलन हो जाएगा। तब यह है -1 से 1 में एक प्रतिलोमी फलन होता है, कब, कब हुआ ये, जब r को बदला गया है, r को -π/2 से π/2 में बदला गया है, बदल
दिया गया है, बदल दिया जाए, ऐसा लिख दो। ठीक है, जब प्रांत को अर्थात r को -π/2 से π/2 में बदल दिया जाए तो ये आपका फलन जो साइन फलन है वो कैसा बन जाएगा, -1 से 1 में एक प्रतिलोमी फलन। मतलब इसकी जो रेंज है वो ये है ना, ये क्या है, परिसर, परिसर -1 से 1 में एक प्रतिलोमी फलन बन जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ प्रतिलोमी फलन कितना होगा बच्चों। तब इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि साइन का प्रतिलोम साइन इनवर्स होगा। वो कैसे, देखो साइन इनवर्स कैसे होगा फलन। अब ये ऐसे होगा कि इसका जो रेंज है उसको हम डोमेन बना दें और जो डोमेन है उसको हम रेंज कर दें, मतलब प्रांत को परिसर कर दें, परिसर को प्रांत कर दें। यहां पर जो परिसर है उसको हम प्रांत बना दें, -1 to 1 कह दें, और ये आपका जो प्रांत है वो परिसर बन जाएगा, -π/2 से π/2 हो जाएगा। ध्यान दो, ये आपका क्या हो गया, अब इनवर्स फलन हो गया। अब ये क्या हो गया, इनवर्स फलन हो गया। इसके देखो ध्यान दें, इसके प्रांत को अगर बदल दिया जाए तो ये निश्चित रूप से अब साइन फलन कैसा फलन बन जाएगा, प्रतिलोमी फलन बन जाएगा। तब इसका प्रतिलोम कितना होगा, इसका हमने जो ये परिसर है उसको हमने प्रांत बना दिया और जो प्रांत है उसको हमने परिसर बना दिया, तो ये आपका इनवर्स फलन अब हो जाएगा। इनवर्स फलन के लिए अगर हम ये बात करें कि इनवर्स फलन का भी ग्राफ कैसे खींचोगे बच्चों, ग्राफ की भी थोड़ी सी यहाँ महत्वता है। हालांकि प्रश्नों को हल करने में ग्राफ की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम आसान से सारे प्रश्न हैं। मेरे ख्याल से अब तक जितनी देर हमने आपको ये समझाने में लगाई है उतने से भी कहीं जल्दी में आपके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन बच्चों ये बेसिक चीजें पढ़ना बहुत ही जरूरी है, इसलिए इनको आप थोड़ा सा पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें। एक्सरसाइज तो हो जाएगी, बिल्कुल एकदम आराम से हो जाएगी। आप बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को देखते रहो, निश्चित रूप से सारा कुछ क्लियर होने वाला है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। बच्चों यहाँ पर साइन इनवर्स देखो लिखा है। अब ये साइन इनवर्स क्या हो गया, ये आपका इनवर्सेबल फलन बन गया। अगर बात करें इसके हम ग्राफ की, तो अब इसका ग्राफ बच्चों कैसा होगा, देखो ध्यान दें। जो एक्स अक्ष थी ऐसे समझो, अब ये प्रांत बन गया, ये क्या बन गया, प्रांत बन गया, तो ये एक्स पर आएगा और ये आपका वाई पर जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से देखो हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से, ध्यान से समझना है आपको। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा, इस तरीके से बच्चों इसका ये ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ये देखो है ना, ये पहले यूं ऐसे था, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। इनवर्स फलन है ये आपका, और इसमें क्या कर दिया गया है, देखो ये प्रांत बना दिया है -1 to 1। तो अब ये देखो एक्स अक्ष पर ये देखो 1 है और यहाँ पर पीछे की ओर ये -1 है, इसको क्या लिखोगे, -1। ठीक है, और इसमें जो इसका परिसर है वो कहां से कहां तक है, -π/2। देखो ध्यान दें, इधर यहाँ 0 है, ये आपका है -π/2, ये क्या है -π/2, और ऊपर की ओर यहाँ पर देखो ये है आपका π/2, ये +π/2। ठीक है, तो यहां से यहां तक ये देखो इनवर्स फलन अब ये हो गया बच्चों, ये आपका इनवर्स फलन का ग्राफ हो गया। ठीक है, ये इनवर्स फलन का ग्राफ हो गया। इसको क्या कहोगे, इसको हम कहेंगे y बराबर साइन इनवर्स x। इसको क्या कहेंगे, y बराबर साइन x। ये y बराबर साइन x का ग्राफ है, ये y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ है। बच्चों ध्यान से समझना है, देखो ये यहां से यहां तक -π/2 से π/2 इसका अब मुख्य मान हो गया, यही इसका मुख्य मान कहलाता है, ऐसे समझो। अभी सारी एक डिटेल टेबल बनाएंगे, एकदम सारी बात क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। बच्चों हमने जैसा कि बताया कि कभी कोई फलन जो होता है उसका जब इनवर्स फलन बनाते हैं तो उनके ग्राफ जो होते हैं वो रेखा y बराबर x के सापेक्ष दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, ध्यान से समझो कि ये इतनी जो रेखा, ये ग्राफ दिखाई दे रहा है और ये ग्राफ दिखाई दे रहा है, वो रेखा y बराबर x के सापेक्ष दर्पण प्रतिबिंब है। देखो दोनों को एक साथ बना के दिखा दें, ध्यान से समझना है, दोनों को एक साथ बना के दिखा दें। ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। ठीक है, यहां पर देखो ध्यान दें, ये आपका ये दिखाई दे रहा है, ये तो है, ये देखो ये इस तरीके से देखो। ठीक है, और इधर भी ऐसे बनाना है, ये इधर हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो इधर की बात करो, ये तो आपका ये हो गया, और इसमें कहां से कहां तक, -π/2 से +π/2,
ये है आपका देखो -π/2, ये पॉइंट है, यहां लिखना है -π/2 और यहां पर आपको लिखना है +π/2। ठीक है, ये आपका देखो हो गया इतना। इसका यहां पर आप दर्पण प्रतिबिंब देखो, ये आपका कोई एक रेखा हो गई y बराबर x वाली, ध्यान से समझो, ये रेखा क्या है, y बराबर x वाली रेखा है। यहां ये रेखा है y बराबर x, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है y बराबर x, और इसके सापेक्ष ये दर्पण प्रतिबिंब है। तो देखो ध्यान दें, अगर ये चित्र को बनाएं तो यहां पर देखो ध्यान दें कैसे करना है, ऐसे करना है। देखो ये इस तरीके से बनाना है, यहां देखो ध्यान दें इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से देखो ये जाएगा। ठीक है, और यहां से होता हुआ आपको इस तरीके से देखो बनाना है। ठीक है, तो जो आपको ऊपर ये देखो आकृति दिखाई दे रही है, वही बिल्कुल ये नीचे दिखाई दे रही है, ध्यान से समझो। या इनको सब और बाकी यहां पर देखो रब कर दें, केवल इतना रखते हैं, ये देखो। ठीक है, यहां पर इसको भी यहां तक रखें तो आप देख सकते हो, एक तो आकृति आपकी ये वाली है, देखो ध्यान दें, ये वाली, ये तो है आपकी यहां से यहां तक बच्चों, ये हो गई, और यहां से यहां तक ये इसकी आकृति हो गई। तो आप देखो बिल्कुल आपको ये दिख रहा होगा कि बिल्कुल जो दर्पण में हम शीशा में देखते हैं बिल्कुल वही फोटो है जो इसका है, और इसका देखो ये प्रतिबिंब कैसा दिखाई दे रहा है, दर्पण प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो इनवर्स फलन होते हैं, जो फलन होता है और उसका जो इनवर्स होता है, उनके जब ग्राफ खींचते हैं तो रेखा y बराबर x के सापेक्ष वो दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है बात बच्चों, इतनी भी बात क्लियर है। चलो इसके बाद ये सारी डिटेल हो गई बच्चों साइन फलन की। साइन इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं, तो साइन इनवर्स जो होता है उसका आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स का जो आपका प्रांत है वो -1 to 1 है, और उसका जो परिसर है या ये कहें उसका जो मुख्य मान है वो -π/2 से π/2 है। ठीक है, इतना आप नोट कर लें। इसके बाद देखो कॉस फलन की बात करते हैं बच्चों, इतना नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कॉस फलन की बात कर लेते हैं। कॉस फलन क्या है, हमें पता है कि जो कॉस फलन होता है उसमें भी वास्तव में उसका भी जो प्रांत है वो r होता है, और जो उसका परिसर होता है वो -1 to 1 होता है। जो साइन का होता है बिल्कुल वही कॉस का होता है, इतना आपको याद रखना है। साइन का जो प्रांत होता है वो r होता है और परिसर -1 to 1 होता है, उसी प्रकार कॉस का भी प्रांत r होता है और उसका परिसर -1 to 1 होता है। लेकिन अब ये हमने बताया कि आवर्ती फलन होते हैं, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ना ये एकैकी है और ना ही आच्छादक है। जब एकैकी आच्छादक नहीं है तो इसका मतलब इसका प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता है। प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि इसके प्रांत को कुछ सीमाओं तक निश्चित कर दें, पूरा ना आर रखें बल्कि उसके प्रांत को कुछ सीमाओं तक निश्चित कर दें। ऐसा कर दें कि यदि प्रांत आर को कितना कर दें, प्रांत आर को 0 से पाई बना दें। प्रांत बराबर आर बराबर कितना लिख दें, 0 से पाई में बदल दें तो यह फलन -1 से 1 परिसर का प्रतिलोम फलन बन जाता है। प्रतिलोम फलन बन जाता है। कैसे जान लिया भाई बन जाता है, कैसे जान लिया बन जाता है, ध्यान से समझो कि कॉस ये r की जगह कितना कर दिया जाए बच्चों, 0 से पाई कर दिया जाए, और इसमें जो रेंज है वो वही बनी रहे, कोई बदलाव नहीं करनी है। तो अब ये प्रतिलोमी फलन हो गया। कैसे जान लिया भाई हो गया, ऐसे हो गया कि भाई अगर हम इसका जब ग्राफ बनाते हैं बच्चों, इसका ग्राफ ध्यान से समझो, अगर हम इसका कभी ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ किस प्रकार से होता है, जो इसका ग्राफ कॉस का होता है। तो भाई ये तो कोई याद करने वाली बातें हैं, सारी बातें आपको याद रखनी है कि कॉस का ग्राफ कैसे होता है, साइन का ग्राफ कैसे होता है। यहाँ पर हम ग्राफ बनाना अब फिलहाल अभी नहीं सिखा रहे हैं, तो आपको याद कर लेना है कि जो कॉस का ग्राफ होता है देखो वो मूल बिंदु से नहीं जाता है, साइन का ग्राफ होता है उसको मूल बिंदु से होकर जाना होता है। यहाँ पर ये देखो इस प्रकार से, ये आपका इस प्रकार से कॉस ग्राफ होता है बच्चों। ठीक है, ये आपका कॉस ग्राफ है, इस प्रकार से हमेशा बनाते हैं। ठीक है, अच्छा भाई अब ध्यान से समझो कि अगर ये आपका
यहाँ पर क्या होगा देखो 0 होगा, और यहाँ पर ये होगा π/2, और यहाँ पर ये होगा देखो पाई, और आगे ये होगा 3π/2, और यहाँ पर बच्चों होगा 2π। क्या होगा 2π। ठीक है, इसी प्रकार देखो यहाँ 0 है ही, इधर ले आओगे -π/2 लिखोगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे कितना -π लिखेंगे, और इसके बाद -3π/2 लिखेंगे, और ऊपर की ओर हम जाएंगे तो यहाँ कहीं हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा -2π मिलेगा। ठीक है, इतनी बात बच्चों ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद देखो ध्यान दें, हमने बताया कि इसका जो r है वो कितना है, -अनंत से प्लस अनंत है। इसका जो आपका प्रांत है वो कितना है, -अनंत से प्लस अनंत है। यदि हम इसके r को एक निश्चित सीमाओं में बांध दें, 0 से π कर दें, मतलब 0 ये है और π ये है, तो कुल मिला के अगर यहां से और यहां तक इसका हम इसको प्रांत को फिक्स यहां से यहां तक कर दें। ठीक है, अगर प्रांत को यहां से यहां तक बच्चों हम फिक्स कर देंगे तो ये निश्चित बात हो गई कि अब ये जो है एक ही हो गया। कैसे जाना एक ही हो गया, अगर यहां से देखो एक्स एक्स के समांतर कोई रेखा खींची जाए, यहां से देखो ये इतनी, यहां चूंकि अब ये हमारा आगे से पीछे तक ग्राफ खत्म है, हमारा ग्राफ कहां से कहां तक है, ये इस बिंदु से इस बिंदु तक है, ये इतना ग्राफ है। अब आप एक्स एक्स के समांतर कहीं भी रेखा खींचो, देखो यहाँ पर ऐसे अलग कहीं बना के आपको दिखा दें कि ये ग्राफ आपका यहाँ है, यहाँ बच्चों एक्स एक्स के समांतर कोई भी रेखा खींची जाए, क्या वो एक्स एक्स को 2 जगह काटेगी, क्या ग्राफ को वो 2 जगह काटेगी, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब एक का एक प्रतिबिंब बन रहा है। अब ये एक ही हो गया, बिल्कुल डिड श्योर है कि ये एक ही हो गया। तो अगर ये एक ही है और आच्छादक है, इसका मतलब अब ये फलन आपका कैसा हो गया, अगर उसकी रेंज उसकी प्रांत को 0 से π में बदल दिया जाए तो अब ये फलन आपका एक ही फलन हो जाएगा, मतलब प्रतिलोमी फलन हो जाएगा। बच्चों अगर ये प्रतिलोमी फलन हो गया तो अब इसका प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका प्रतिलोम होगा कि भैया इसके जो रेंज है ना उसको हम डोमेन बना दें, और डोमेन है उसको हम रेंज बना दें, तो इसको हम कहेंगे कॉस इनवर्स, और यहां से कॉस इनवर्स ये हो जाएगा, तो इसका जो प्रांत है वो -1 to 1 हो जाएगा, और इसका जो प्रांत है वो परसर हो जाएगा 0 से π। ठीक है बच्चों, ये देखो अब इसका कॉस का इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स हो गया। कॉस इनवर्स का प्रांत याद रखिए -1 to 1, और इसका जो परिसर है वो 0 से π हो जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ किस प्रकार से होगा बच्चों, ध्यान से समझो, इसका ग्राफ कैसे बनाओगे आप। अब ध्यान दें, ये आपका प्रांत, अब प्रांत मानी एक्स अक्ष है ना, तो -1 से 1 हो गया, -1 यहां है, 1 यहां है। ठीक है, यहां इसकी अंदर रहेगा, जी इसी सीमाओं में रहेगा, और इसका जो मुख्य मान है वो कहां से कहां तक, 0 से π में जाएगा। ध्यान से समझो, 0 से π में जाएगा, मतलब सीधी बात है कि भाई ये ऐसा होगा। ध्यान से समझना है, क्या होगा कि ये इस प्रकार से देखो बनाना है, ये हमें क्या बनाना है, इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, इस प्रकार से देखो बनाना है। ठीक, यहां जो ऐसे बनाया है वो इस अक्ष पर बनाना है, y अक्ष पर बनाना है। तो अब हमारा ये x बराबर 0, y बराबर π, देखो कहां ये 0 है, यहां ये है आपका π/2, और फिर आधा ऊपर ले आओ तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, देखो ये हमारा हो जाएगा π हो जाएगा, ये π हो जाएगा। तो ये हमारा देखो फिगर जो होगा वो इस तरीके से कॉस इनवर्स का फिगर ये हो जाएगा, यहां से यहां तक ये पाई, ये 0 है, 0 से π हो जाएगा, ये 0 से π, ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ये देखो कॉस का ग्राफ है, तो वो तो है यहां से देखो यहां तक। ठीक है, और कॉस इनवर्स का कहां हो गया, ये आपका 0 से π में, ये 0 से π इसकी वैल्यू हो गई। क्लियर बात है, तो इस तरीके से देखो इसको भी आप डॉट डॉट करके ऐसा बना सकते हो। ठीक है, ये आपका ये -1 से +1 है, इसको आगे नहीं जाना है, बिल्कुल यहां से इस तरीके से रखना है। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, ये इधर नहीं आएगा बिल्कुल और छूटेगा भी नहीं, इस तरीके से करना है। क्लियर बात है बच्चों, तो ये हमारे पास कॉस के लिए जो कॉस इनवर्स है उसका प्रांत कितना होगा, -1 to 1 होगा, और इसका जो परिसर होगा वो 0 से π होगा। बच्चों इसी प्रकार से जैसे साइन इनवर्स बताया, कॉस इनवर्स बताया, उसी प्रकार से टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स,
और कोसेक इनवर्स के लिए भी प्रांत और परसर हैं, जिनको कि बदल दिए गए हैं। बदलने के बाद क्योंकि कोई भी त्रिकोणमिति फलन जो होते हैं वो प्रतिलोमी फलन नहीं होते हैं, उनके प्रांत को कुछ निश्चित सीमाओं तक अगर बांध दिया जाए तो ये निश्चित रूप से सभी प्रतिलोमी फलन बन जाते हैं। तो क्या क्या उनकी रेंज हो जाती है, क्या क्या उनके परिसर हो जाते हैं, आइए एक टेबल बना के बता देते हैं। सारी एकदम खिटखिटबारी खत्म, टेबल आपको याद करनी है, बस समझो आपके सारे एकदम क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। ठीक है, आइए हम एक टेबल बना दें। देखो इसको हम रब कर देते हैं और फिर इसके बाद एक टेबल आपको याद करनी है, कुछ भी बाकी फिर आपको ना तो आपके ये एक भी ग्राफ काम आने वाले हैं। ये हमने केवल और केवल यहां से बताए कि भाई ये जो कॉस होता है, कॉस का प्रांत क्या होता है, बदल के क्या कर दिया गया है कि ये इनवर्सिबल हो जाए, इसलिए सब कुछ हमने बताया। बाकी हमें इनकी कहीं पर कोई जरूरत नहीं है, प्रश्नों को हल करने में आपको किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं। एक टेबल आपको याद रखनी है, देखो ध्यान दें, यहां पर क्या कर लें, एक टेबल ये देखो याद कर लें। यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर लिख लेते हैं साइन इनवर्स, यहां लिख लें। इस टेबल को बड़े आराम से, पूरी टेबल आप अच्छे से समझ लें एक बार, और मेरे ख्याल से बड़े आराम से सारे सवाल आने वाले हैं, बिल्कुल एकदम किसी प्रकार की कोई समस्या शायद नहीं आएगी। देखो ध्यान से समझो, यहां पर है ये साइन इनवर्स, ये क्या है साइन इनवर्स, यहां पर ये है कॉस इनवर्स, और इसके बाद यहां लिख दें हम टेन इनवर्स, यहां हम लिख देते हैं कॉट इनवर्स, एक्स ना लिखें, ठीक है, कॉट इनवर्स, यहां हम लिख दें सेक इनवर्स, और यहां पर हम लिख दें कोसेक इनवर्स। ध्यान से समझना है बच्चों, बड़े ध्यान से समझना है, कोसेक इनवर्स। ठीक है, अब समझो यहां पर इनके प्रांत समझो, प्रांत क्या होते हैं, यहां लिख लें प्रांत, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डोमेन। ठीक है, और यहां पर इसको कहते हैं परिसर, क्या कहते हैं, परिसर कहें या इसके हम मुख्य मान भी इसको कह सकते हैं, परिसर या मुख्य मान। ठीक है, परिसर या मुख्य मान। इस टेबल को बड़े ध्यान से आपको समझ के और याद कर लेना, बिल्कुल एकदम घोर के पी जाओ हलवा बना के। ठीक, क्या करना है, प्रांत देखो क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, अभी हमने बताया, याद करो कि साइन इनवर्स एक्स का जो प्रांत होता है, साइन इनवर्स एक्स का जो प्रांत होता है वो क्या होता है, -1 to 1 होता है। इसका प्रांत क्या होता है, -1 to 1 होता है। इसका जो परिसर होता है या ये कहें इसका मुख्य मान होता है, बच्चों बताओ क्या बताया था, अभी हमने बताया था कि -π/2 से π/2 होता है। ध्यान से समझो, बताया था कि अगर हम यहाँ पर -1 से 1 इसका प्रांत लेते हैं, -1 और उससे आगे चले जाओ कहां तक, 1 तक, तो यहां पर उसके जो मान मिलते हैं वो मुख्य मान कहलाते हैं। वो कहां से कहां तक मिलते हैं, -π/2 और आगे जाओ कहां तक, π/2 तक मिलते हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का जो प्रांत होता है -1 to 1 होता है, और उसका जो परिसर होता है -π/2 से π/2 तक होता है। ठीक है, इसके बाद कॉस इनवर्स की बात करें, कॉस इनवर्स का भी प्रांत -1 to 1 होता है, याद करो यही बताया था। और उसका जो परिसर होता है वो हमने बताया था 0 से π होता है। बताओ बच्चों, इतनी बात बताई थी कि नहीं, ये दो बातें तो हमने प्रूव करके आपको बताई। इसके बाद 10 की बात समझो, 10 में क्या होता है, 10 का जो प्रांत होता है बच्चों r होता है। r मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं, उसके प्रांत में सभी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। तब उसका जो परिसर होता है वो कितना होता है, याद रखिएगा, परिसर होता है -π/2 और π/2 के बीच की सभी संख्याएं। यहां पर -π/2 को नहीं करना है, π/2 को भी नहीं लेना, इसके बीच में जो आपके मान है वो सब आते हैं इसके मुख्य मान में, या ये कहें उनके परिसर में, वो सब वैल्यू आती हैं जो -π/2 से आगे की हैं, π/2 से पीछे की हैं, वो सब वैल्यू इसमें आती हैं। अच्छा, बात करें कॉट इनवर्स की बच्चों, तो कॉट इनवर्स का भी जो प्रांत होता है वो r होता है। सभी रियल नंबर इसके प्रांत में आते हैं, और इसका जो मुख्य मान होता है उसको भी बच्चों याद रखिए 0 से π होता है। 0 नहीं लेना है, 0 से आगे π से पहले के जो भी मान हैं वो इसके मुख्य मान में आते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, ये जो क्लोज इंटरवल है इसका मतलब है इन बाउंड्रीज को हमें साथ में रखना है। इसके मान में क्या आता है, -π/2 भी आता है, और आगे चले जाओ π/2 तक सारी संख्याएं आती हैं, π/2 भी आता है।
इसी प्रकार यहाँ 0 भी आता है, 0 से आगे चले जाओ और कहां तक चले जाओ, पाई तक चले जाओ, पाई भी उसमें आता है। लेकिन यहाँ पर ये ओपन इंटरवल है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये वैल्यू नहीं आएगी। इसके मुख्य मान में tan इनवर्स x के मुख्य मान में -π/2 नहीं आएगा, -π/2 से बड़े सब मान आएंगे और कहां तक, π/2 से छोटे मान आएंगे, π/2 भी नहीं आएगा। इसी प्रकार यहाँ कोट में है, कोट में 0 भी नहीं आएगा, उसके मुख्य मान में 0 से बड़े मान आएंगे और पाई से छोटे मान आएंगे। ठीक है, इसके बीच वाले सब मान आएंगे। इसी प्रकार आप देखो सेक की बात करो, सेक इनवर्स एक्स का जो प्रांत होता है वो होता है r -1 to 1। यहां पर समझो ये -1 और 1 नहीं होना चाहिए। r में जो भी मतलब r का मतलब सभी रियल वैल्यूज, लेकिन -1 to 1 वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। और इसके जो परिसर अर्थात जो इसका मुख्य मान होगा वो क्या होगा, उसको भी आपको समझना है। वो होगा, देखो ध्यान दें, 0 से पाई तक होगा, लेकिन इसमें आपको याद रखना है, इसमें आपको π/2 जो होता है वो नहीं रखना है। π/2 बीच में आएगा, उस मान को आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, किसमें नहीं करना है, सेक में। इसके बाद कोसेक की बात करें, कोसेक का जो प्रांत होता है बच्चों इतना ही कोसेक का भी प्रांत होता है। कितना होता है, सभी रियल नंबर होते हैं लेकिन -1 to 1 नहीं होता है। इसका जो परिसर होता है, जो मुख्य मान इसका होता है वो होता है बच्चों -π/2 से π/2 तक होता है, लेकिन इसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है। 0 इसके बीच में जो आएगा उसको छोड़ देंगे। कभी भी कोसेक इनवर्स x का मान 0 नहीं आ सकता, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको हम 0 हटा देंगे, बाद बाकी जो भी मान आएंगे कहां से कहां तक, -π/2 से लेकर के आगे जाओगे कहां तक, π/2 तक सभी मान कोसेक इनवर्स x के हो सकते हैं। तो बच्चों ये अगर आपने टेबल याद कर ली, अच्छे से समझ ली, तो मेरे ख्याल से फिर अब जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो बहुत ही आसान से होने वाले हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। जो अभी तक हमने जो ग्राफ वगैरह बताए हैं वो सब कुछ यहाँ पर आपको कुछ भी इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, बस ये टेबल आपको याद रखनी। ठीक है, तो बच्चों हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 2.1। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, बस इस टेबल को आप अपने मन में अच्छे से उतार लें कि भाई हमें अगर साइन इनवर्स के मान की जरूरत कहीं पड़ेगी तो वो कहां से कहां तक होना चाहिए। कोई साइन इनवर्स फंक्शन है तो साइन इनवर्स फंक्शन है उसका मान हमेशा -π/2 से लेकर के π/2 तक ही कहीं निकलेगा। अगर इस सीमा में कहीं निकलता है तो ठीक है, अगर नहीं निकलता है तो समझो हमने कुछ ना कुछ गलती की है, इसी सीमा में ही निकलना चाहिए। इसी प्रकार कोस इनवर्स जो फलन है उसका भी मान हमेशा 0 से लेकर के पाई तक ही निकलना चाहिए। अभी जो क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल एकदम सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, एकदम किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। चलो बच्चों इस टेबल को नोट करें और फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे क्वेश्चनों को, 2.1 एक्सरसाइज को। ठीक है, रब कर दें इसको, आगे बढ़ते हैं 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए बच्चों 2.1 एक्सरसाइज क्या है भाई, 2.1 एक्सरसाइज क्या है। देखिए बच्चों यहां पर लिखा हुआ है 2.1 एक्सरसाइज में कि निम्नलिखित मुख्य मानों को ज्ञात करिए। हमें क्या करना है, मुख्य मानों को ज्ञात करना है। अभी हमने आपको बताया यहां प्रांत और यहां उसके परिसर या मुख्य मान। तो मुख्य मान की जो श्रेणी है वो उसको याद रखना है कि साइन फलन जब होता है, साइन फलन तो उसके मान कहां से कहां तक होने चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि -π/2 से π/2 तक ही इसके मान निकलने चाहिए। बस ये याद है तो सब कुछ ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। बच्चों यहाँ पर एक्सरसाइज है आपका 2.1 और इसमें पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। आपसे कहता है कि साइन इनवर्स -1/2 का मान बताओ, ये बच्चों प्रश्न है। तो हमने जैसा कि बताया कि साइन इनवर्स वाले फलन को हम पता है कि कहां से कहां तक इसका मुख्य मान होता है, -π/2 से π/2 तक मान होता है। बस ये अपने आप वही चीज है, देखो ज्ञात हो जाएगी, ध्यान से समझो। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इसका मान y है, माना y बराबर साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, मान लिया कि y का मान कितना है,
साइन इनवर्स -1/2 है। तो बच्चों अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहें कि साइन इनवर्स है, अगर साइन इनवर्स इधर ले जाएं तो हम यहाँ साइन बाई लिख सकते हैं। साइन बाई बराबर हो जाएगा -1/2। इसमें कोई समस्या क्या? साइन इनवर्स इधर ले आए, साइन बाई हो गया और बराबर -1/2 जहां है वहीं लिखा रहने दें। आगे थोड़ा और बढ़ाएं बच्चों, यहां पर हमें पता है कि साइन बाई तो ठीक है, माइनस भी ठीक है, लेकिन 1/2 आप बताओ कि साइन में 1/2 कहां मान होता है? 1/2 बराबर साइन 30 होता है। ध्यान से समझो, साइन 30 का मान बच्चों 1/2 होता है, या ये कहें 30 का मतलब रेडियन में π/6 होता है। साइन 30 का मतलब साइन π/6 और बराबर ये कितना होता है? 1/2 होता है। तो बच्चों 1/2 को हम साइन π/6 लिख लेते हैं, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं। देखो कहीं भी एक बार, वैसे तो सारी बातें आपकी पढ़ी हुई हैं, कहीं 30 लिखना हो तो आपको π/6 लिखना है, π/6 लिखना है। 30 अंश को क्या लिखना है? π/6 लिखना है। 60 अंश को क्या लिखना है? π/3 लिखना है। 45 अंश को क्या लिखना है? 45 अंश को π/4 लिखना है, ठीक है। और 90 अंश को क्या लिखना है? 90 अंश को π/2 लिखना है, ठीक है। और इसके बाद मेरे ख्याल से 120 को क्या लिखोगे? अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो 3 π/3 क्या लिख दें भाई? 6 दूनी 12 होता है ना, तो 2 π/3 लिख लें। कितना लिखें? 2 π/3 लिख लें, है ना, 2 π/3 लिख लें। और जो भी जरूरत हमें पड़ेगी हम बताएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के हम रेडियन में मान लिखेंगे, जो अंश में दिया जाएगा उसको किस में लिखेंगे? रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। आपको पता है पाई का मान 180 होता है, तो 180 बटे करते जाओ, अपने आप सारी मान निकल आएंगे। चलो यहां देखो, अब हमने ये 1/2 का मतलब आपको बता दिया। 1/2 का मतलब साइन 30 होता है, और साइन 30 को हम साइन π/6 लिख सकते हैं। अब आप यहां और देखो, आगे थोड़ा और आगे, साइन बाई बराबर, इसको हम क्या ऐसा भी लिख सकते हैं? यहां देखो, इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा होता है। आपको पता है साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। यदि यहां पर देखो इस प्रकार से है, माइनस साइन थीटा है, तो इसको हम साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। भाई अगर ये लिखा हो तो हम ये लिख सकते हैं, ये लिखा हो तो हम ये लिख सकते हैं। तो यहां पर माइनस पहले लिखा है, तो इसको कहां हम कोण में ले जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो ये माइनस पहले लिखा है, तो यहां कहां ले आए हम? कोण में। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर साइन दोनों साइडों से अगर हम कैंसिल कर दें तो निश्चित रूप से बाई का मान हमें -π/6 मिलेगा। मतलब इस पूरे का मान हमें कितना मिल गया? -π/6 मिल गया। और ये है क्या? साइन फलन है, और साइन फलन का मान हमने बताया किस रेंज में बच्चों होना चाहिए? π/2 से π/2 के रेंज में होना चाहिए, -π/2 से π/2 के रेंज में होना चाहिए। तो आपने देखा कि ये -π/6 जो मान निकला है, क्या इस सीमा के अंतर्गत है कहीं? हाँ बिल्कुल है। यहाँ -π/6 है, -π/2 से आगे और π/2 से पीछे का ये नंबर है कोई, तो -π/6 जो है वो इस अंतराल में आता है। तो इसका मतलब जो हमने मान निकाला है साइन इनवर्स -1/2 का मान -π/6 निकाला है, वो बिल्कुल एकदम सत्य है। ये आपका देखो आंसर लिखना है, ठीक है बच्चों। क्लियर बात हो गई? किसी को कोई डाउट वाली बात नहीं। बस आपको जो मान यहां पर निकले वो देखना है कि भाई यहां पर साइन का जो रेंज है वो उस रेंज में ये मान आना चाहिए। यदि वो रेंज आती है तो समझो हमारा सही है, बाकी गड़बड़ी है। इसको आपको समझना है। अब बच्चों देखो दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न क्या है? लिखा है cos इनवर्स √3/2। देखो दूसरा प्रश्न क्या है? देखो कितने सरल सरल प्रश्न हैं। यहां पर इसको भी हम y बराबर मान लें। y बराबर लिखते हैं cos इनवर्स √3/2। cos इनवर्स √3/2। देखो समझो बात। अब हमें क्या करना है? इसका भी मुख्य मान बताना है, मतलब y का मान हमें बताना है। क्योंकि हमने इसको y मान लिया तो y का मान हमें बताना है, ठीक है। कैसे बताओगे? काम बिल्कुल वही करना है जो प्रश्न संख्या 1 में किया है। भैया cos इनवर्स को पहले इधर ले आए तो cos y हो जाएगा, बिल्कुल पक्की हो जाएगा। तो cos y बराबर कितना हो जाएगा? √3/2, ठीक है, बहुत ठीक है। और थोड़ा आगे बढ़ाएं तो इसको हम cos y बराबर, यहाँ √3/2 का मतलब बताओ कितना होता है? 30 अंश होता है बच्चों। कितना होता है? 30। cos 30 का मान बताओ
cos 30 का मान sin 60 के बराबर होता है और sin 60 का भी मान √3/2 होता है। cos 30 का मान भी √3/2 होता है। √3/2 मतलब cos 30 लिख दिया हमने। अब देखो ध्यान दें, cos दोनों पक्षों से अगर कैंसिल कर दिया जाए तो निश्चित रूप से y का मान कितना आएगा, π/6 आएगा, जो किस अंतराल में आना चाहिए बच्चों। cos में हमने क्या बताया, cos में बताया जो cos की आपकी रेंज है, cos की रेंज है 0 से π। तो बच्चों 0 से π के अंतर्गत π/6 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। ये मान 0 से बड़ा है, π/6 से छोटा है, तो इसी अंतराल में कहीं π/6 भी आ रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब जो y का मान हमने π/6 निकाला है वो बिल्कुल इस रेंज में ही है। ठीक है, तो बस y का जो मान है वही आपका cos इनवर्स √3/2 का मान है, यही आपका समझो आंसर है। अगर आप यहां पर एक स्टेप बढ़ाना चाहो तो ऐसा बढ़ा सकते हो, y का मतलब है cos इनवर्स √3/2 और इसका जो हमने मान निकाला है वो कितना निकाला है, π/6 निकाला है। ये बच्चों इसका आंसर है। ठीक है, ये आपके पहले वाले इस प्रश्न के लिए आपको यहां लिखना था। ठीक है, तो चलो 2 प्रश्न बच्चों कंप्लीट हो गए। मेरे ख्याल से बच्चों किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम आसान से सारे क्वेश्चन है। इसको रब कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बच्चों किसी प्रकार की अगर आपको कोई समस्या लगे, कोई समस्या, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें, हर हालत में पूछें। आपको बिल्कुल एकदम निसंकोच पूछना है, किसी प्रकार की कोई समस्या आपके लिए नहीं है। बाय द वे, अगर आपके कमेंट हम ना ले पा रहे हो तो आपको एक काम और करना है कि कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर जाकर आप मैसेज कर सकते हो, अपनी समस्या आप मैसेज के रूप में हमें बता सकते हो, तो निश्चित रूप से हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न आपका है कोसेक इनवर्स। ध्यान से समझो, यहां पर लिखा है कोसेक इनवर्स 2, इसका भाई मान बता दो। कोसेक इनवर्स 2 का मान क्या होगा बच्चों। करना सब में एक ही बात है कि कोसेक इनवर्स का मतलब इसको हम क्या लिख दें, यहां पर y बराबर मान लें। हर प्रश्न में हम इसको मान लेते हैं y बराबर, हर प्रश्न को ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करते हैं, हम कोसेक को इधर ले आएंगे, कोसेक y हो जाएगा, इनवर्स खत्म। कोसेक y बराबर क्या हो जाएगा, 2। आगे क्या करना है, आगे आपके पास आपको पता होना चाहिए कि कोसेक y बराबर 2 बताओ कहां पर होता है। कोसेक y का मान 2 कहां पर होता है आपको बताना है। देखो ध्यान दें, यहां पर कोसेक π/6 कर दो। कोसेक 30 का मान 2 होता है, कोसेक 30 बराबर क्या होता है, 2। याद करो साइन 30 कितना होता है बच्चों, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, तो कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। और 30 का मतलब तो आपको पता ही है, π/6 लिखना है। क्लियर बात है, तो बस याद रखने हैं, सारे मान आपको याद हैं। और आपकी ये जो हमने एक टेबल बनाई है उस टेबल को भी आपको याद रखना है। अब आपको ये याद रखना होगा कि कोसेक का रेंज कहां से कहां तक है, बस आपको ये याद है तो समझो सब कुछ याद है। ध्यान से समझो, यहां से कोसेक अगर कैंसिल कर दिया जाए तो यहां से y का मान कितना आएगा, π/6 आएगा। और ये π/6 मान, क्योंकि कोसेक में हमने क्या रेंज बताई, याद करो, हमने रेंज आपको बताई कि ये आपको -π/2 से π/2 तक इसका होना चाहिए रेंज। लेकिन इसमें याद करो, इसमें 0 नहीं होना चाहिए, ये भी बताया। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, तो भाई 0 भी नहीं है। और इसके भीतर देखो ये मान कहाँ है, -π/2 से आगे और π/2 से पीछे, मतलब इसी रेंज में आपका ये π/6 आ रहा है। इसमें ये 0 भी नहीं है, ये 0 भी नहीं है। ठीक है, इस रेंज में तो आए लेकिन उसमें 0 है तो वो 0 एक्सेप्ट नहीं करना है, ये याद रखिए। ठीक है, तो बच्चों इसका मान कितना, y का मतलब है कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स 2 का मान यहाँ कितना है, π/6 हो गया। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, किसी प्रकार की कोई डाउट वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखो चौथा प्रश्न देखो क्या है, चौथा प्रश्न देखो, यहां पर भी प्रश्न में लिखा है tan इनवर्स माइनस √3। ध्यान से समझो, tan इनवर्स -√3 लिखा है, तो भाई इसको भी हम मान लेते हैं y बराबर। मान लें
कि ये इसका मान हमसे पूछा गया है, उसको हम y बराबर लिख दें, तो y बराबर tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 हो गया। ठीक है, अब एकदम सिंपल सारे स्टेप एक जैसे करने हैं। एक प्रश्न में जो किया सब में एक ही काम करना है, बस केवल रेंज याद रखनी है कि भाई यहां पर tan की क्या रेंज है, बस वो याद रखनी है। इधर ले आओ बच्चों, tan y हो जाएगा और tan y बराबर माइनस अंडर रूट 3, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो tan y लिखा है बराबर, ये माइनस ज्यों का त्यों बता दो, अंडर रूट 3 का मान tan में कहां होता है, अंडर रूट 3 कहां पर होता है, आपको लिखना है 60 पर π/3। tan π/3 बराबर रूट 3 होता है कि नहीं, आपको याद है ना, tan 60 का मान अंडर रूट 3 होता है भाई, बिल्कुल याद है। आगे क्या करना है बच्चों, देखो ध्यान दें, tan y बराबर, यहां हम ऐसा कर सकते हैं, इसको माइनस π/3 लिख दें, ऐसे कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा होता है। यदि यहां पर ये फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा होता है, आप यहां ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहां से tan से tan कैंसिल कर दिया जाए तो y का मान कितना होगा, माइनस π/3 होगा। तो tan की रेंज बच्चों क्या होती है, tan की रेंज होती है माइनस π/2 π/2 होती है। ध्यान से समझो, माइनस π/2 से आगे, π/2 से पीछे, ना माइनस का π/2 लेना है ना π/2 लेना है, इसके बीच की कोई संख्या होती है, बीच के सभी मान tan की रेंज में आते हैं, tan इनवर्स की रेंज में आते हैं। तो बच्चों माइनस π/3 देखो इस रेंज में ही आ रहा है कि नहीं। तो अब निश्चित बात हो गई कि y का मतलब है tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3, और ये बराबर हमने निकाला माइनस π/3, और ये है इसका मुख्य मान, ये आंसर है। ठीक है बच्चों, किसी प्रकार की कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बस आपको ये याद रखनी है और कुछ नहीं। ठीक है, नोट करें। इसके बाद देखो